बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझने वाले हैं वह है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ डाउरी या दहेज, इसकी उत्पत्ति कब हुई और उसका इतिहास आज हम समझेंगे। स्त्रीधन। अर्ली इंडियन सोसाइटी especially during Vedic period 1500 to 500 BCE there existed the practice of Stridhan, literally translates to women's property। सो प्राचीन भारत के समाज में अगर आप जाएंगे तो वैदिक काल में मतलब करीबन 3500 से 2500 साल पीछे वैदिक काल में स्त्रीधन की एक प्रथा थी। जैसे आज दहेज की प्रथा है, तब स्त्रीधन की एक प्रथा थी। स्त्रीधन आप शब्द में ही समझ सकते हैं, स्त्री का धन। स्त्री मतलब औरत, वुमेन बोल सकते हैं, या धन मतलब कोई भी वस्तु। अब आगे बताया जाएगा। ए वेल्थ गिवन टू वुमेन बाय हर पेरेंट्स, रिलेटिव्स लाइक क्लॉथिंग, ज्वेलरी, लैंड और लाइफ स्टॉक। यहाँ कहा गया है कि यह वह धन संपत्ति थी जो स्त्री को उसके माता पिता द्वारा या उसके रिश्तेदारों द्वारा आती थी, चाहे वो कपड़े हों, वस्त्र हों, आभूषण हों, गहने हों, ज़मीन हो, भूमि हो या पशुधन हो, जो जानवर होते हैं, वह धन भी क्यों ना हो, उसे दिया जाता था। This property belonged to solely to the bride and was meant to provide her security। यह धन सिर्फ दुल्हन के लिए दिया जाता था, उसी का ही धन था। इसका उद्देश्य यह था कि स्त्री को आर्थिक सुरक्षा दी जाए, not to be exchanged as dowry to the groom or his family, ना कि इसे दहेज के रूप में वर या उसके परिवार को देना पड़ता था। तो यह स्त्रीधन का प्रथा थी वैदिक काल में, जो आज के जो दहेज के विरुद्ध की एक प्रथा है। इस सोर्सेस आपको यज्ञवल्क्य, मनुस्मृति और नारद स्मृति जैसे कई सारे स्रोतों में मिल जाएंगे। कुछ चीज़ों का मैंने यहाँ मिस कर दिया था, उनको भी बता देता हूँ कि जो स्पेशली स्त्रीधन के मामले में मैं यहाँ लिख नहीं पाया, अलग जगह लिखा है कि हाँ, स्त्रीधन आम तौर पर तो औरत के ही धन होता था और वही इस्तेमाल करती थी, लेकिन मनुस्मृति, ए वुमन कुड नॉट डिस्पोज ऑफ हर स्त्रीधन विदाउट हर हस्बैंड्स कंसेंट। मनुस्मृति में हाँ, वह उसी का धन है, लेकिन मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि एक औरत या महिला जो अपनी है उसमें वो खर्च नहीं कर सकती बिना उसके पति के कंसेंट के, मतलब इजाज़त के, परमिशन के बिना नहीं खर्च कर सकती थी। और कुछ सर्टेन स्कूल्स ऑफ एंशिएंट लॉ बताते हैं कि सच एज दयाभागा स्कूल, जो कानून के अलग अलग स्कूल्स हैं उसमें एक दयाभागा स्कूल है, उसके मुताबिक भी, उसके हिसाब से भी, डिड नॉट रिकॉग्नाइज गिफ्ट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम हस्बैंड एज स्त्रीधन। पति से लिया गया धन है, उसमें अगर इमूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने ना होना। तो अब अगर आपके पास वस्त्र हो, आभूषण हो, ज्वेलरी हो या कोई दूसरा धन हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर ये हो सकता है कि ज़मीन हो, है ना, भूमि हो, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उस तरह के प्रॉपर्टीज में जो पति के द्वारा दिया गया है वो स्त्रीधन से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए, स्त्रीधन नहीं कहते उसको,
एक तरह का धन है, बस श्रीधन नहीं होता। ये दयाभाग स्कूल से। अब हम आगे चलते हैं मध्यकालीन काल में, मिडीवल पीरियड। अक्रॉस मिडीवल इंडिया, increasing patriarchy, caste rigidity, and property concerns began altering perception around marriage and wealth transfer. Dowry started to be conflated with social status and marriageability. So मध्यकालीन भारत में ये जो पैट्रियार्की होती है, पितृसत्तात्मक सोच, या कैस्ट रिजिडिटी हो, जातिगत कठोरता, या प्रॉपर्टी के कुछ प्रॉब्लम्स हो, संपत्ति के जुड़े बढ़ते गए, धन के हस्तांतरण, ट्रांसफ़र, एक से दूसरे को जाने का, धन की जो एक रूल्स थे, उसके जो कानून थे, वो कुछ हद तक बदलने लगे इन सब कारणों की वजह से। और दहेज जो है वो एक समाज प्रतिष्ठा और विवाह योग्यता से जोड़ने लगे। तो दहेज प्रथा कहीं ना कहीं इसी समय में शुरू हुई हिंदुस्तान में, और यह एक सामाजिक प्रतिष्ठा का बांध बन गया, सोशल स्टेटस बन गया, और विवाह योग्यता का एक जिसको जज करने लग गए लोग। फिर आते हैं कॉलोनियल एरा, ब्रिटिश राज के ज़माना। During British Raj in 18th and 19th centuries eroded women's property rights. Women's inheritance was curtailed, particularly involving land titles, thereby weakening the security. ब्रिटिश राज, पहले ही ब्रिटिशों ने बहुत कुछ नुकसान कर दिया था हिंदुस्तान का। इसमें इन्होंने भी एक बहुत बड़ा पात्र निभाया कि 18 और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं के कई सारे अधिकारों को, संपत्ति अधिकार जो थे, वह कमज़ोर हो गए। विशेष रूप से भूमि से संबंधित मामलों में महिलाओं के उत्तराधिकार की हकदारी घटा दी गई, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा कमज़ोर में आ गई। इन सब जो इन्फॉर्मेशन या रिसर्च गेट सेंटर फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज़ में मिल जाएंगे। इसी तरह जब एज प्रॉपर्टी राइट्स डिक्लाइंड, प्रॉपर्टी राइट्स जो हक थे औरतों के वो कम होने लगे, तो अब एक ही रास्ता था, अगर वुमेन या औरतों को अगर प्रॉपर्टी मिलना है तो एक ही रास्ता था, वह यह था कि डोरी के रास्ते उनको ये प्रॉपर्टी मिले। तो डोरी मॉर्फड इनटू ए सोशल नेसेसिटी एंड स्टेटस इंडिकेटर। सामाजिक अनिवार्यता और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। ए वे टू एलिवेट सोशल स्टैंडिंग थ्रू लैविश मैरिजेस, विवाह को भव्य बनाकर सामाजिक स्तर बढ़ाने का साधन बन गया। तो इससे लोगों को पता चलता कि कौन मोर एलिजिबल है शादी के लिए। तो इस तरह डोरी ने एक पात्र निभाया कॉलोनियल एरा और मिडीवल पीरियड में। फिर 20वीं शताब्दी और स्वतंत्रता के बाद जो बदलाव आए, उसके बारे में भी हम क्लियरली पता कर सकते हैं। A detailed study, Marriage Markets and the Rise of Dowry in India by Gaurav Chiplunkar and Jeffrey Weaver, 2017, shows that before 1940, dowry was present in only 35 to 40% of marriages. By 1975, it had become nearly universal, present in 90% of marriages. Notably, average dowry amounts rose substantially between 1940 and 1970, a period labeled as dowry inflation. So, गौरव चिपलकर और जेफरी वीवर 2017 में एक डिटेल स्टडी करते हैं, आपको ये इंटरनेट में मिल जाएगा, इसका नाम है मैरिज मार्केट्स एंड द राइज ऑफ डोरी इन इंडिया। इसके अनुसार यह स्टडी दिखाता है कि 1940 से पहले केवल
35 से 40% के विवाहों में दहेज की प्रचलितता थी। मतलब 35 से 40% जो विवाह थे, 3 में 1 विवाह में आपको यह दहेज प्रथा मिलती थी, दहेज का जो कल्चरल प्रैक्टिस है वो मिलता था। लेकिन कुछ ही सालों में, मतलब 35 इयर्स में, 35 साल के बाद ये इतना आम बन गया कि at present in 90% मैरिजेस में, 90% शादियों में, विवाहों में ये दिखने लग गया। नोटेबली एवरेज डाउरी अमाउंट्स रोज सब्सटेंशियली बिटवीन 1940 टू 1970। 1940 टू 1970 में बहुत ही भारी वृद्धि हुई, जैसे हम दहेज मुद्रास्फीति या डाउरी इन्फ्लेशन के नाम से भी कह सकते हैं। एक पीरियड था जहां सबसे ज़्यादा ये डाउरी या दहेज प्रथा है ये फैलने लगी हिंदुस्तान में। यह जो अध्ययन है इसमें यह भी पाया गया कि indicates that as India modernized, education and higher quality jobs for men raised dowry expectations, which is now also known as groom quality effect phenomenon. एक ग्रूम क्वालिटी इफेक्ट, ग्रूम दुल्हा, सो उसके क्वालिटी इफेक्ट, उसके क्वालिटी का एक इफेक्ट दिखने लगा कि जितना पढ़ा लिखा दुल्हा होगा या जितना हायर क्वालिटी वाला जॉब, सैलरी, इन सब के हिसाब से, इन सब के मुताबिक उसकी उतनी ही दहेज बढ़ी जाती। आज भी आपको दिखने को मिलता है आईएएस और बड़े बड़े अफसरों का दहेज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ग्रूम क्वालिटी इफेक्ट जो है इसी पीरियड में, 20th सेंचुरी पोस्ट इंडिपेंडेंस में, आधुनिक काल में, मॉडर्न डे में इसका क्या है? आजकल जो प्रेजेंट है 2025 के 2025 के ईस्वी में जो है वो कैसा? आज भी आपको दहेज प्रथा आम से दिखने लगेगी, हर जगह आपको मिलता है। डाटा फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एनालाइज्ड स्टडी शोज फ्रॉम 1960 to 2008 shows dowry payments in 95% of rural marriages with net dowry averaging 27,000 rupees। तो और एक स्टडी है वर्ल्ड बैंक का जो 1960 से 2008 के बीच में विश्लेषण किया, जिसमें 95% क्या होता है, 95 क्या कहते हैं उसे, 95% के जो स्पेशली रूरल गांव के शादियां होती हैं में आपको दहेज प्रथा देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, अगर इनका सबका एवरेज निकालें, ये नहीं कि एक शादी में इतना दिया जाता है, नहीं, इन सबका टोटल डाल के आप हिस्से करें जितने शादियां हैं उससे, आपको करीबन 20 पर 7,000 या 27,000 रुपयों का दहेज एवरेज मिलेगा। It is widespread across Hindu, Muslim, Christian and Sikh communities. Among Muslims, dowry levels are only slightly lower than among Hindus, indicating it transcends religious boundaries. और ये दहेज प्रथा ऐसी भी नहीं है कि एक मजहब, जाति, धर्म पर बेस्ड हो, यह हर धर्म में आपको मिल जाएगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, कोई भी हो, इनमें आम तौर पर आपको दहेज प्रथा मिल ही जाएगी। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक आप कह सकते हैं मुस्लिम जो दहेज लेना है कम है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस है। इतना कम नहीं है कि आप हिंदुओं से कम है, बहुत उतना भी नहीं, बहुत ही आम है मुसलमानों में भी। Despite legal instruments, dowry-related violence and deaths continue at alarming rates, thousands annually, including bride burnings and suicide. लीगल मतलब कानूनी तरह से तो बहुत ही कठिन तरह से कानून है हिंदुस्तान में,
दहेज के संबंधित दहेज के विरुद्ध, लेकिन इतने प्रोग्राम्स करते हैं, स्कूल्स में पढ़ाते हैं, आपको बहुत, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी दहेज के संबंधित हिंसा जो है वो बहुत आम है। मृत्यु भी आप देख सकते हैं, हर दिन आपको न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल पे मिल ही जाएगा कि इसकी हत्या इसने इसलिए कर दी दहेज के लिए, इसकी हत्या कर दी दहेज के लिए, उसकी हत्या कर दी। बहुत ही ज़्यादा है, इतना है कि करीबन 1000 महिलाएं हर वर्ष, हर साल उसके शिकार होते हैं, चाहे वो हिंसा हो चाहे वो मृत्यु हो। इसमें इतने भी एक्सट्रीम, इतने भी खतरनाक हैं कि दुल्हन या बीवी को जला ही दिया जाता है, कुछ जगह जिंदा जला दिया जाता है या सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे। इतना आज समझें आप आज, ये है कि ओरिजिन कहाँ से शुरू हुई और यह किस तरह डोरी मिडिवल पीरियड में हो या ब्रिटिश राज में हो या फिर स्वतंत्रता आने के बाद, और आज भी कितना आम है। ये बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की। इतना आपने आज पढ़ा समझा। अब हम आगे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम के हिसाब से क्या डोरी या दहेज जिसे कहते हैं ये अलाउड है। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।